Hey everyone, welcome you all in Law Vita. I hope all of you are doing well. This is episode 9 of Answer Writing series, and here we are discussing the third question of Transfer of Property Act. In the past two questions we discussed what is immovable property and what is attestation, and in this episode 9 we are discussing that what is notice. नोटिस की भी डेफिनेशन सेक्शन 3 में ही डिफाइन की हुई है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, और इस पर इंडिविजुअल लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, लाइक दे हैव कम इन MPJS 2006 की नोटिस की शॉर्ट नोट क्या है, बिहार 1991 में आया है कि एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में लिखें, देन यूपी जुडिशरी 1985 एंड उत्तराखंड जुडिशरी 2012 में आया है कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में लिखना है, वेस्ट बंगाल जुडिशरी में आया है कि नोटिस क्या है वो बताओ, और इस नोटिस की डेफिनेशन में ही 3 और प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं सेक्शन 3 में, उन्हें एक्सप्लेन करो. तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हमारे पास इस वीडियो में है. सो लेट्स बिगिन इट्स आंसर. सबसे पहले बात करते हैं एज एन इंट्रोडक्शन की नोटिस क्या है, फिर उसके बाद सेक्शन 3 में क्या लिखा है वो डिस्कस करेंगे. सो इन जनरल नोटिस का मतलब होता है दैट अ नॉलेज ऑफ अ फैक्ट. अगर मैं कहती हूँ मेरे पास इस बात का नोटिस है, सो इट मीन्स मेरे पास इस बात की जानकारी है, आई एम नोन विद द फैक्ट. और लॉ में ये माना जाता है दैट जो नॉलेज ऑफ अ फैक्ट है कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई नॉलेज है, उस नॉलेज से उस व्यक्ति के या किसी और व्यक्ति के लीगल राइट्स और लाइबिलिटी अफेक्ट होते हैं. देयरफॉर नॉलेज प्लेज अ पाइवोटल रोल इन एनी मैटर. एंड अगर कोर्ट ऑफ लॉ में ये प्रूव हो जाता है कि एक व्यक्ति के पास किसी पर्टिकुलर फैक्ट या ट्रांजैक्शन से रिलेटेड नोटिस है, यानी कि नॉलेज है, तो वो नॉलेज उसके ऊपर बाइंडिंग हो जाएगी और लेटर ऑन किसी भी स्टेज पे वो उसे डिनाई नहीं कर सकता है या उसे रेब्यूट नहीं कर सकता है. ठीक है, तो अगर प्रूव होता है कोर्ट में दैट यू हैड द नोटिस, यू हैड द नॉलेज, देन इन फर्दर केस, इन फर्दर सिनेरियो यू कैन नॉट डिनाई द सेम. सेक्शन 3 ऑफ TPA की बात करें तो ये बेसिकली 3 तरह के नोटिस बताता है. ये कहता है दैट एक व्यक्ति के पास नोटिस है, ये तब कहलाया जाएगा व्हेन आइदर उसके पास एक्चुअली में नोटिस हो, दैट वी कॉल एक्चुअल और एक्सप्रेस नोटिस. डिटेल में क्या है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. सेकंड कि उसके पास नोटिस पहुंचा था पर उसने जानबूझ के उस नोटिस को नहीं लिया, ही अब्सटेन्ड विलफुली, या फिर उसकी ग्रॉस नेग्लिजेंस की वजह से उस तक वो नोटिस नहीं पहुंचा, तो दैट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिव नोटिस. एंड द थर्ड कैटेगरी इज नोटिस टू द एजेंट. तो ये माना जाता है कि अगर एजेंट को नोटिस पहुंचाया गया, सो देयर बाय प्रिंसिपल के पास नोटिस ऑटोमेटिकली पहुंच चुका है. ठीक है, तो इन 3 काइंड ऑफ नोटिस के बारे में सेक्शन 3 ऑफ TPA बात करता है, और अब हम लोग इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं. बिगिनिंग विद द फर्स्ट, द एक्चुअल और एक्सप्रेस नोटिस. सो एक्सप्रेस और एक्चुअल नोटिस ऑफ अ फैक्ट. देखो नोटिस किसी ना किसी फैक्ट का है, ये बात ध्यान रखना. तो हम कब मानेंगे? सो इट मीन्स दैट नोटिस वेयर बाय द पर्सन एक्वायर्स द एक्चुअल नॉलेज, कि उससे डायरेक्टली एक्चुअल नॉलेज रिसीव हो गई है कि कोई पर्टिकुलर काम हुआ है. जैसे कि ये मेरी वीडियो आज अपलोड होती है शाम 5 बजे, और आपने हमारे चैनल का बेल आइकन भी क्लिक कर रखा है, तो सपोजिटली आपके सब्सक्राइब्ड सेक्शन में ये वीडियो 5 बजे शोकेस होगी. तो जैसे ही आपने ये वीडियो का नोटिफिकेशन देखा, इट शोज कि यू हैव गॉट द एक्चुअल नॉलेज ऑफ द फैक्ट. ठीक है, आपको उसका एक्चुअल नॉलेज रिसीव हो गया है, आपने उसे एक्वायर कर लिया है. सो एक्चुअल नोटिस का मतलब है डायरेक्ट नॉलेज, किसी इनडायरेक्ट वे में नहीं आया है वो नॉलेज, डायरेक्ट वे में, एक्सप्रेस वे में वो नॉलेज आप तक पहुंचा है या फिर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची है. राइट. सो एक्चुअल नोटिस क्या है? ये मैटर ऑफ फैक्ट है. क्योंकि आपने सब्सक्राइब का बटन दबाया, क्योंकि आपने बेल आइकन दबाया, तब आपके पास ये एक्चुअल नोटिस रिसीव हुआ, डायरेक्ट नॉलेज रिसीव हुई. सो दैट इज व्हाई दिस वी कॉल एक्चुअल नोटिस को हम कहते हैं इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट. सो दैट वेदर अ पर्सन हैज एक्चुअल नोटिस और नॉट, इट कैन बी प्रूव्ड. व्हाट इज प्रूव्ड? तो अगर हमें ये डिटरमाइन करना है कि किसी व्यक्ति के पास एक्चुअल नॉलेज है या नहीं है, एक्चुअल नोटिस है या नहीं है, क्योंकि ये मैटर ऑफ फैक्ट है, तो ये प्रूव्ड या डिसप्रूव्ड हो सकता है कुछ और फैक्ट्स के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन अदर फैक्ट्स. बट हाउएवर ज़रूरी है कि जो एक्सप्रेस नोटिस हो वो पहली चीज़ वो हियर से ना हो, वो किसी और के कहीं सुनी बात ना हो, वो कोई र्यूमर ना हो, एंड ज़रूरी है कि वो नॉलेज एक डेफिनेट नॉलेज हो, तब वो एक्चुअल नोटिस कंसिडर की जाती है. दूसरा, नॉलेज सिर्फ और सिर्फ जो मैटर चल रहा है जिसमें दी
circumstances are revolving around, उस particular transaction से ही related knowledge होनी चाहिए. And third, knowledge which is not relevant, they cannot be the actual notice. और जो नॉलेज रेलिवेंट नहीं है उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए, वो एक्चुअल नोटिस नहीं कहलाएगी. तो अगर ये सारे क्राइटेरियाज फुलफिल होते हैं, इन दैट केस वी से दैट अगर किसी व्यक्ति के पास किसी फैक्ट की नॉलेज है एंड उसे उसने डायरेक्ट वे में रिसीव किया है, दैन इट इज़ द एक्चुअल और एक्सप्रेस नोटिस. सेकेंड कैटेगरी है कंस्ट्रक्टिव नोटिस. और कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अंदर फर्दर 5 कैटेगरीज आती हैं, इसलिए कंस्ट्रक्टिव नोटिस इंडिविजुअल भी क्वेश्चन बनता है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना. कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है? व्हेन अ पर्सन एक्चुअली डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट अ फैक्ट, मतलब डायरेक्टली उसको नहीं मिला है उस किसी फैक्ट का इंफॉर्मेशन या नॉलेज, बट कोर्ट ट्रीट करता है कि सर्कमस्टांसेस इस तरह के हैं दैट कोर्ट बिलीव करता है कि उसे वो नॉलेज रिसीव हो चुकी है, इसीलिए वो नोटिस भले ही डायरेक्ट नहीं है, बट देयर वी कॉल इट अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. So basically we can say that constructive notice एक कोर्ट की प्रिजम्पशन है कि नोटिस उस तक पहुंचता, पर वो उसने या तो पहुंचने नहीं दिया, या उसकी नेग्लिजेंस की वजह से नहीं पहुंचा, या किसी और कारण से किसी इनडायरेक्ट वे में पहुंचा है. सो मतलब कोर्ट के मुताबिक तो फैक्ट पहुंच ही गया है, नॉलेज पहुंच ही गई है. सो दैट वी कॉल द कंस्ट्रक्टिव नोटिस. ठीक है, तो 5 तरह की प्रिजम्पशंस हैं जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 3 में प्रोवाइड की गई है. क्या क्या है? पहला, विलफुल एब्सटेंशन फ्रॉम इंक्वायरी और सर्च, की कोई इंक्वायरी होनी थी केस में, कोई सर्च होना था, पर उस पर्टिकुलर पर्सन ने विलफुली एब्सटेन किया, अपने आप को यू नो वहाँ से चला गया, या वो इंक्वायरी नहीं होने दी, या वो सर्च नहीं होने दी. तो इससे कहीं ना कहीं शंका पैदा होती है कि हाँ भाई, लगता है उस व्यक्ति को पता है कि क्या होने जा रहा था, इसीलिए उसने अपने आप को एब्सटेन कर लिया, अपने आप को वहाँ से हटा लिया. दूसरा, उस व्यक्ति की कोई ग्रॉस नेग्लिजेंस की वजह से उस तक वो फैक्ट डायरेक्टली नहीं पहुंचा, बट अगर वो नेग्लिजेंस नहीं कॉज होता तो पहुंच जाता ना. सो देयरफॉर कोर्ट बिलीव्स दैट उस पे नोटिस पहुंच चुका है. तीसरा, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट पर उस व्यक्ति ने खुद रजिस्ट्रेशन किया है, देन ऑल्सो कोर्ट बिलीव्स कि उसके पास कंस्ट्रक्टिव नोटिस पहुंच गया है. फोर्थ, अगर उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का पोजेशन उस पर्सन के पास है, तब भी ये मान लिया जाता है कि ही हैज़ नोटिस रिलेटेड टू द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी. एंड फिफ्थ, मैंने बताया नोटिस टू एजेंट, कि अगर एजेंट के पास नोटिस पहुंच गया है तो ये कंस्ट्रू किया जाएगा कि प्रिंसिपल हैज़ द नॉलेज ऑफ द फैक्ट. अब इनको इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं. पहला है विलफुल एब्सटेंशन. सो इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति ने डेलिबरेटली, यानी कि जानबूझ के अपने आप को अवॉइड किया है उस नोटिस को रिसीव करने से, जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति उसे पता था, जैसे उसको पता चल गया किसी के द्वारा कि आज पुलिस आने वाली है घर पे कुछ सर्च वगैरह करने के लिए, तो क्योंकि उसे पहले से पता चल गया इसलिए उसने अपना घर लॉक करके कहीं और चला गया वो. और अगर उसे नहीं पता चलता तो इसका मतलब वो घर पर होता, सर्च होती, उसे नॉलेज मिल जाता, उसे नोटिस मिल जाता. सो विच अ रीजनेबल मैन वुड हैव टेकन द नॉर्मल कोर्स, कि अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति होता और नॉर्मल कोर्स में तो उसे मिल ही जाता डायरेक्ट वे में, लेकिन उसने डेलिबरेटली अपने आप को अवॉइड किया उस नोटिस को रिसीव करने से. सो इन दैट केस कोर्ट सेज कि ये है कंस्ट्रक्टिव नोटिस. दूसरी कैटेगरी है ग्रॉस नेग्लिजेंस. सो ये जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस की डॉक्ट्राइन है, ये ग्रॉस नेग्लिजेंस पे भी अप्लाई होती है, दैट अगर ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं होता उस पर्सन के द्वारा, देन ही वुड हैव नोन द फैक्ट. थर्ड इज रजिस्ट्रेशन. तो अब देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो क्वेश्चन था ना यहाँ पे, हाँ, state the definition of notice, this is clear, mention the 3 principles which are enunciated in the explanation to the said definition. तो इस नोटिस की डेफिनेशन में 3 explanations हैं. Here we are discussing. तो registration is explanation 1, actual possession is explanation 2, and notice to agent is explanation 3. ठीक है, ये याद रखना, ये है particular answer उस aspect के लिए. Now registration. तो सेक्शन 3 का एक्सप्लेनेशन 1, जो कि अमेंडमेंट एक्ट 1929 में एड ऑन किया गया था, ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स कि अगर किसी पर्सन ने किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर किया है, सो इट शोज़ कि उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उसका नोटिस उस पर्सन को है, राइट. सो ये प्रिज्यूम किया जाता है दैट इफ अ डॉक्यूमेंट हैज़ बीन रजिस्टर्ड, देन ऑल द पर्सन्स कंसर्न, जितने भी व्यक्ति उस इंस्ट्रूमेंट से मैटर रखते हैं, दे ऑल हैव द कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ द मटेरियल फैक्ट्स अफेक्टिंग द प्रॉपर्टी. फोर्थ है हमारा कंस्ट्रक्टिव नोटिस का प्रिजम्पशन, द एक्चुअल पोजेशन, और ये सेक्शन 3 के एक्सप्लेनेशन 2 में प्रोवाइडेड है. इट सेज दैट अगर किसी व्यक्ति ने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अक्वायर की हुई है, देन ये प्रिज्यूम किया जाएगा दैट उसके टाइटल से रिलेटेड उसके पास एक्सक्लूसिव नोटिस है, सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति के पास है. पोजेशन का यहाँ मतलब है दैट
उसे नोटिस है कि इस प्रॉपर्टी का एक्चुअल टाइटल क्या है, राइट। एंड थर्ड कैटेगरी कह सकते हैं नोटिस की, या फिर आप प्रिजम्पशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में भी इसको कवर कर सकते हो, तो नोटिस टू एजेंट। और ये एक्सप्लेनेशन 3 है सेक्शन 3 का, विच मेक्स नोटिस टू एजेंट ऑपरेट एज कंस्ट्रक्टिव नोटिस टू द प्रिंसिपल, कि अगर एजेंट को नोटिस दिया गया तो ये ऑपरेट करेगा एज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस टू द प्रिंसिपल। तो इन दैट केस प्रिंसिपल फिर डिनाई नहीं कर सकते दैट नोटिस उन्हें नहीं दिया गया, कि नोटिस एजेंट को दिया गया है, मुझे नहीं दिया गया है। एंड ऐसा नोटिस जो कि एजेंट को दे दिया जाता है दैट इज कॉल्ड इम्प्यूटेड नोटिस, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। पर ज़रूरी है कि जो एजेंट ने नोटिस रिसीव किया हो वो इन सर्कमस्टांसेस में ही किया हो। पहला, वो एज एन एजेंट हो तभी उस दौरान ही उसको ये नोटिस मिला हो। दूसरा, वो उसके एजेंसी के वर्क ड्यूरेशन में उसे रिसीव हुआ हो, उसके एजेंसी के बिजनेस के दौरान उसे रिसीव हुआ हो, या फिर इन अ मैटर विच इज़ मटीरियल टू एजेंसी बिजनेस, जो भी वो कार्य करता है, जैसे कि एजेंसी इट कैन बी मास्टर सर्वेंट का रिलेशन हो गया, जो मास्टर सर्वेंट का रिलेशन है फॉर से उनकी कंपनी से रिलेटेड है या फिर उनके किसी बिजनेस से रिलेटेड है, तो उस बिजनेस का कोई पर्टिकुलर मैटर का अगर कोई फैक्ट है और वो सर्वेंट तक पहुंचता है, सो इट विल बी डीम्ड एज इम्प्यूटेड नोटिस, और ये माना जाएगा कि उस मास्टर को वो जानकारी पहुंच चुकी है, राइट। तो ये हो गया हमारा आंसर रिलेटेड टू दी नोटिस अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। पहले आप इन जनरल एक्सप्लेन करोगे कि नोटिस का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर आप बताना सेक्शन 3 क्या कहता है, देन एक्चुअल नोटिस, देन कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इसके 5 कैटेगरी, ठीक है, और 5वां कैटेगरी बेसिकली थर्ड नोटिस है, दैट इज अ नोटिस टू एजेंट। बहुत ईजी आंसर है, 1-2 बार पढ़ोगे और लिख के देखना, तैयार हो जाएगा, राइट। सो दिस वॉज इट फॉर एपिसोड 9। आप लोग को ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में लिखकर प्लीज ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आई विल बी बैक सून विद फर्दर एपिसोड्स वेरी सून। टिल देन एवरीवन कीप स्टडीइंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।